स्वावलंबन के पक्षधर, त्याग की प्रतिमूर्ति पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। पंजाब की उर्वर भूमि जुझारू एवं कर्मठ व्यक्तित्व को जन्म देती रही है। इसी प्रांत के लुधियाना जिले के अंतर्गत गुड़ी गांव में 28 जनवरी 1865 को एक बालक का जन्म हुआ, जो कालांतर में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता श्री राधा कृष्णन अग्रवाल एक स्कूल में साधारण मास्टर थे तथा इनकी मां गुलाब देवी भी एक विदुषी महिला थी। माता पिता के उच्च संस्कारों ने उन्हें माननीय बना दिया। इनके पिता उर्दू, अरबी और फारसी के विद्वान थे। विरासत में उर्दू का विशेष ज्ञान प्राप्त कर प्रारंभिक अध्ययन समाप्त कर 18 वर्ष की अवस्था में वे लाहौर चले गए। वहीं कानून की प्रारंभिक पढ़ाई पूरी कर जीविकोपार्जन हेतु हिसार की जिला अदालत में वे वकालत करने लगे। प्रसिद्धि प्राप्त कर लेने पर चीफ कोर्ट में वकालत करने के उद्देश्य से लाहौर आ गए। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र, व्यक्तित्व एवं उनके सामाजिक अवदान से प्रभावित होकर 1882 ईस्वी में आर्य समाजी बन गए। अपने जीवन में आर्य समाज के प्रभाव का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि मुझमें जो अच्छाइयां हैं वे सब आर्य समाज के कारण हैं, और जो बुराइयां हैं वे भाग्यवश हैं या माता पिता से विरासत में मिली हैं। उन्होंने आर्य समाजी बनकर शिक्षा, धर्म, मानव सेवा और साहित्य सभी क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी तथा देशभक्त होने के नाते परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी भारत माता के चीत्कारों का श्रवण उसे इस श्रृंखला से मुक्त कराने के लिए वकालत छोड़कर देश सेवा हेतु अपने को समर्पित कर दिया। देश और जाति की सेवा भावना उनमें कितनी अधिक थी, इसका आभास उनके इस कथन से प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा आदमी है जो अपने देश और अपनी जाति की सेवा को अपना कर्तव्य नहीं समझता, तो उससे कह दो कि तुम्हें मनुष्य का शरीर तो मिला है, पर तुम अभी भी मनुष्य नहीं बन पाए हो। उनकी देशभक्ति ज्वलंत एवं असंदिग्ध थी। उन्होंने प्रयाग सम्मेलन 1888 में सर्वप्रथम भाग लिया, किंतु उनका आर्य समाजी मस्तिष्क कांग्रेसियों के भिक्षांदेही की नीति को अंगीकार न कर सका। वह कांग्रेस संस्था के वर्ष भर में एक बार अधिवेशन कर लेने एवं कागजों पर कुछ निर्णय लेने की नीति से सहमत नहीं थे। वह तो अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लालायत थे। अतः उन्होंने भारतीयों की सुषुप्त चेतना को जागृत करने के लिए एवं उनमें देशभक्ति की भावना भरने के उद्देश्य से स्वाधीनता के लिए मर मिटने वाले मेजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, दयानंद और श्री कृष्ण की जीवनियां लिखकर प्रकाशित की। भारत का इतिहास लिखकर पराधीन भारत का वास्तविक स्वरूप भी जनता के सामने रखा। भारत सुधा और पंजाबी पत्र के माध्यम से भी भारतीयों को जगाने का प्रयास किया। 1905 में इंग्लैंड चले गए और वहां के लोगों को भारत की वास्तविक स्थिति का भान कराने के उद्देश्य से उन्होंने अनेक व्याख्यान दिए, पत्रों में कई लेख लिखे तथा अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिले। उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व एवं उनकी सक्रियता देख अंग्रेजी हुकूमत संत्रस्त हुई और 16 मई 1907 को उन्हें निर्वासित कर मांडले जेल भेज दिया गया। उन पर विद्रोह भड़काने एवं अंग्रेजी राज्य मिटाने का आरोप भी लगाया गया। उनके निर्वासन की खबरें पूरे देश में आग की तरह फैल गईं। चारों तरफ अंग्रेजी सरकार के इस कृत्य का विरोध हुआ। इंग्लैंड के पत्रों ने भी सरकार के इस कार्य को गलत बताया। तिलक और गोखले ने निर्वासन के विरुद्ध वातावरण तैयार किया। इन सब का परिणाम यह हुआ कि 11 नवंबर 1907 को 6 महीने के भीतर ही उन्हें मुक्त कर लाहौर पहुंचाया गया। इस घटना से उनकी लोकप्रियता का अनुमान लगाया जा सकता है। 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष के रूप में अपना नाम प्रस्तावित होने पर भी कांग्रेस की एकता को ध्यान में रखकर उन्होंने रासबिहारी बोस का समर्थन कर सर्वोच्च त्याग का परिचय दिया। इस अधिवेशन में विभाजित कांग्रेस को कालांतर में मिलाने का भी उन्होंने भरपूर प्रयास किया, किंतु उनका हृदय कांग्रेस की याचनापरक नीतियों से सदैव खिन्न रहा, इसलिए उन्हें भी उग्रवादी कहा गया। तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ भी गर्म गुट के सदस्य थे। 1914 ईस्वी में प्रवासी भारतीयों के हक में कांग्रेसी प्रतिनिधि मंडल के साथ इंग्लैंड गए
और वहां से अमेरिका और जापान की भी यात्रा की। अपनी विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने उन भारतीय क्रांतिकारियों से भी संपर्क किया जो देश के बाहर रहकर देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण उनका यह प्रवास काफी लंबा रहा। लगभग 6 वर्ष तक विदेशों में रहने के पश्चात 1920 ईस्वी में जब अपने वतन वापस आए तो भारतीयों को उपहार में प्राप्त रॉयलेट एक्ट जैसा अमानवीय कानून देखकर उनका हृदय दहल गया। 1920 ईस्वी में कलकत्ता के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर गुरुत्तर भार उन्हें ही सौंपा गया और उन्हीं के हाथों गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रस्ताव भी पारित हुआ। किंतु गोरखपुर के चौरी चौरा कांड के पश्चात गांधी जी द्वारा आंदोलन वापस कर लिया जाने की उन्होंने जेल से ही भर्त्सना की। कालांतर में मालवीय जी के साथ मिलकर इंडिपेंडेंट पार्टी की स्थापना की। उन्होंने जनसेवा करने वाले भारतीय कार्यकर्ताओं को संगठित कर लोक सेवक संघ की स्थापना की। इस संघ का उद्देश्य निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करना था। पुरुषोत्तम दास टंडन, लाल बहादुर शास्त्री, बलवंत राय मेहता आदि व्यक्ति इससे किसी न किसी रूप में जुड़े थे। अपनी शिक्षा और संस्कृति के प्रति उनका अनुराग गहन रहा। यद्यपि उनकी शिक्षा दीक्षा उर्दू में हुई थी, तथापि वह हिंदी भाषा के भक्त थे। एक बार उन्होंने अंबाला में हिंदी का पक्ष जोर शोर से रखा। कालांतर में महात्मा हंसराज और पंडित गुरुदत्त के साथ मिलकर हिंदी के समर्थन में सहस्त्रों व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक प्रतिवेदन भी भेजा था। उन्होंने पौर्वात्य और पाश्चात्य की समन्वित शिक्षा को भारत में अंकुरित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम लाहौर में तथा भारत के अन्य स्थानों पर दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। नेशनल कॉलेज, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की भी उन्होंने भारतीय वातावरण के अनुकूल ही स्थापना की। वह एक महान मानवतावादी थे और उनका मानव प्रेम काफी व्यापक था। वह दलितों, पीड़ितों, अनाथों, विधवाओं, असहायों के सच्चे सेवक थे। अछूतों एवं अस्पृश्यों की दुर्दशा के प्रति कट्टर हिंदुओं का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से 1912 से 13 में उन्होंने काशी, प्रयाग, बरेली तथा मुरादाबाद की यात्रा की और अपने ओजस्वी भाषणों द्वारा हिंदू से इस कलंक को मिटाने की अपील भी की थी। 1913 ईस्वी में गुरुकुल कांगड़ी में उनकी अध्यक्षता में एक अछूत सम्मेलन भी हुआ। उन्होंने अकाल, महामारी एवं भूकंप पीड़ितों की भी तन मन धन से सेवा की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा, देश भाषा तथा देश की सभ्यता पर विशेष जोर दिया। भारत में शासन सुधार कैसा हो, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा। इसके सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण भारतीयों ने इनका डट कर विरोध किया। 30 अक्टूबर 1928 को इसके लाहौर पहुंचने पर भारत के इस नायक ने विरोध करने वाले जुलूस का नेतृत्व किया। पंजाब केसरी के साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे से आकाश गूंजा। क्रूर अंग्रेज सैनिक एवं निष्ठुर पुलिस प्रमुख सैंडर्स ने देशभक्तों की आवाज को दबाने का पूरा प्रयास किया और भारत मां के इस वीर सपूत को लाठियों से लहूलुहान कर दिया। मेरे शरीर पर पड़ी हर एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के कफन में कील साबित होगी का सिंहनाद करता हुआ भारत माता का यह सपूत 17 नवंबर 1928 को भारत मां की गोद में सदा के लिए समा गए। बाद में भारत मां के दूसरे वीर सपूत वीर भगत सिंह ने इस देशभक्त के कातिल सैंडर्स की हत्या कर बदला लेने का कर्तव्य भी पूरा किया। स्वावलंबन के पक्षधर, त्याग की प्रतिमूर्ति, भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता, कर्मयोग के व्रती, इस देशभक्त के बारे में राष्ट्रपिता गांधी के मुखारविंद से प्रस्फुटित ये शब्द 100% सही प्रतीत होते हैं। उन्हें पंजाब केसरी की उपाधि ही नहीं मिली थी। जब तक भारतीय क्षितिज में सूर्य चमकता रहेगा तब तक देशवासी उन्हें विस्मृत नहीं कर सकते। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।